हेलो दोस्तों, हम कर चुके थे कलाम मेजर ए का सोल्यूशन 1 से 100 क्वेश्चन का। आज हम कर रहे हैं 101वां क्वेश्चन। 101वां क्वेश्चन क्या है आपका? 101वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, एक्स अक्ष एक वास्तविक संख्या है, एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0 है। तो एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0 है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? +-1, जो तो बिलोंग्स टू किस में करता है? आर्मी। तो ये तो रिक्त समुच्चय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखो, ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 2 है, एक्स एक वास्तविक संख्या, एक्स बिलोंग्स करता है किसको? आर को, लेकिन एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? -1। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से एक्स क्या होगा? यहाँ पर वास्तविक नहीं है, +- आयोटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स क्या है? एक्स बराबर आ गया +- आयोटा। हमें दिया गया है कि एक्स क्या है? वास्तविक। एक्स क्या है? वास्तविक है, लेकिन एक्स यहाँ पर देखो, एक्स क्या है? वास्तविक नहीं है। एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्स वास्तविक नहीं है, अतः एक्स का कोई भी मान संभव नहीं है। एक्स का मान क्या नहीं है? संभव नहीं है। तो आपका आंसर क्या पूछा था? रिक्त समुच्चय कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, दो समुच्चय ए और बी के लिए निम्न में ए इंटरसेक्शन बी एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर फाइव है, और समुच्चय एक्स के लिए ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स है, तब कौन सा सत्य है? देखो हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर फाइव, जहाँ ए तथा एक्स बी तथा एक्स विसंगत संदिग्ध समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है? विसंदिग्ध समुच्चय है। विसंदिग्ध समुच्चय है। विसंदिग्ध समुच्चय है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? क्योंकि ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? ए बराबर बी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका आंसर हो जाएगा ए बराबर बी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, 103। माना समुच्चय एक्स के दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, तब देखो पहला दे रखा है ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि ए के कुछ बिंदु किसमें है? बी में है। ए के कुछ बिंदु बी के बिंदु नहीं है। बिंदु नहीं है। ए के कुछ बिंदु बी के बिंदु नहीं होंगे, अतः जो बिंदु है बी सी के में होंगे, अतः ए तथा बी के पूरक हमेशा असंबंधित होंगे। ए तथा बी के पूरक हमेशा अविसंधित होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 104 क्या है? ए आर बी बराबर मापांकों पे
लेस देन इक्वल टू बी तब आर है। तो आर क्या है, पहला देखते हैं हम समतुल्य। पहला देख रहे हैं हम समतुल्य। देखो समतुल्य के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, समतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, ये दो वे लूँ, देखो मैं एक एक लूँ, वो बिलोंग्स टू किससे करेगा, आर से, तो एक एक हो जाएगा। लेकिन एक और दो लूँ, वो भी बिलोंग्स टू आर से हो जाएगा। लेकिन वास्तविक संख्या है तो माइनस लूँ, दो और दो, -2 और -2 लूँ तो मापांक को 2 तो प्लस हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -2। क्या 2 -2 से छोटा होगा, कभी नहीं होगा, तो ये समतुल्य तो नहीं है, तो समतुल्य तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा देखो सममित, हम सममित देखो इसे, तो सममित क्या हो जाएगा, देखो यदि ए आर बी है, मापांक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू बी, लेकिन बी मापांक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू ए, बी आर ए, तो सममित नहीं होगा। देखो 1 2 है तो 1 छोटा होगा 2 से, लेकिन 2 क्या 1 से छोटा होगा, कभी नहीं होगा, तो आपका सममित भी नहीं है। तीसरा देखते हैं संक्रामक। तीसरा क्या देखते हैं हम, संक्रामक। संक्रामक देखते हैं। संक्रामक में देखो यदि ए आर बी बराबर, मापांक को ए बी छोटा है बी से, और बी आर सी, तो मापांक को बी छोटा है सी से, तब ए आर सी मापांक को ए छोटा होगा किसे, सी से। तो एग्जाम्पल लेकर देख लो, एग्जाम्पल लेके देखें हम। देखो मालूम है 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 1 छोटा होगा किसे, 2 से। 2 बिलोंग्स टू 3 बिलोंग्स टू आर, तो 2 छोटा होगा किससे, 3 से। और यदि मैं तो 1 छोटा होगा 3 से, तो 1 छोटा होगा किससे, 3 से, तो आपका क्या हो जाएगा, ये संक्रामक है। तो ये संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, संक्रामक संबंध, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, यदि एन ए बराबर 5 है और एन बी बराबर 7 है, तो ए क्रॉस बी में संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी। संबंधों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर एम एन। तो एम बराबर कितना दे रखा है, 5, एन बराबर कितना दे रखा है, 7, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 × 7, तो 2 की पावर 35। आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिए, हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 106। माना ए 1 2 3 और बी 2 3 4, तब निम्न में से कौन सा संबंध समुच्चय ए से बी में फलन होगा। समुच्चय ए से बी में फलन होगा। तो देखो ए बराबर 1 2 और 3, बी बराबर 2 3 और 4, तो ए क्रॉस बी, ए और बी में संबंध क्या हो जाएगा, 1 का 3 से, 2 का 3 से और 3 का 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ एक्स बराबर 3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3 2 3 और 3 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 107। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है आपका, कोई भी दो स्वास्थ्य संख्याओं ए तथा बी के लिए निम्न हम आर ए आर बी परिभाषित करते हैं कि केवल यदि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1, तो संबंध ए है समतुल्य लेकिन सममित नहीं, सममित लेकिन समतुल्य, संक्रामक नहीं, संक्रामक लेकिन समतुल्य नहीं, या एक तुल्यता संबंध है, यह हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, देखो हमें दे रखा है साइन स्क्वायर ए, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बी बराबर 1, साइन स्क्वायर ए
प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और कोस स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, ये सम्मिलित हो जाएगा यहाँ से भाई, ए आर बी बराबर हो रहा है बी आर ए। तो ये सम्मिलित हो गया, यहाँ से सम्मिलित हो गया। समतुल्य देखो, मैंने पहले सम्मिलित चेक कर दिया, पहले सम्मिलित तो है। दूसरा समतुल्य, यदि मैं समतुल्य चेंज करूँ ए आर ए बराबर, तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर हमेशा एक ही होता है, ये में दिया हुआ है। तो ये समतुल्य भी हो जाएगा, समतुल्य हो गया। संक्रामक देखो, हमें देखना संक्रामक, संक्रामक देखो, संक्रामक क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1 आया हमारे, और साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी बराबर भी 1 है। समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ूँ मैं, समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, देखो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा अपना, कोस स्क्वायर सी बराबर 1 बचेगा। तो ये संक्रामक भी है। अतः दिया गया फलन क्या होगा, समतुल्य, वो तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से एक तुल्यता संबंध है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 108, एन ए बराबर 4, एन बी बराबर 3, एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर 24। तो एन सी का मान याद करना है हमें। तो देखो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एन ए बराबर दिया हुआ हमें 4, एन बी बराबर दिया हुआ हमें 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एन ए क्रॉस एन बी क्रॉस एन सी बराबर होता है एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो एन ए बराबर 4 दे रखा था हमें, एन बी बराबर 3 दे रखा है, और एन सी हमें याद करना है, और एन क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर 24 दे रखा है। तो 4 3 12, तो एन सी बराबर 12 का 24 में भाग दे जाएगा 2। तो एन सी बराबर कितना आ जाएगा 2। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 109, समुच्चय 1 2 3 60 के संबंध में आर स्वयं में इस प्रकार है कि आर बराबर ए बी, आर बराबर ए बी, बी बराबर पी क्यू। जब पी क्यू ग्रेटर देन 3 अभाज्य संख्या है, तब आर में अवयवों की संख्या होगी। तो आर में अवयवों की संख्या कितनी होगी, देखो ए के संभावित मानों की संख्या कितनी है, 60। ए के संभावित मानों की संख्या माना मैंने 60 है, और बी बराबर हमारे में दे रखा है पी क्यू के लिए, पी क्यू के लिए। तो देखो यदि पी बराबर 3 रखूँ मैं, पी बराबर 3, तो क्यू बराबर 3 5 7 11 13 17
और 19। और यदि p बराबर 5 रखूँ, मैं 3 रखा था मैंने, p बराबर 5 रखूँ तो q बराबर कितना आएगा अपना 5 7 11। और यदि p बराबर मैं कितना रखूँ 7 रखूँ, p बराबर 7 रखूँ तो q बराबर कितना आएगा 7। तो कुल स्थितियाँ कितनी बनी देखो, कुल स्थितियाँ कितनी बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल स्थितियाँ कितनी बनी 11। तो 11 इंटू टोटल मान एक सौ मान कितने 60। तो कुल मान कितना हो जाएगा 660। आपका आंसर क्या आ जाएगा 660। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110। माना ए बी आर सी डी से परिभाषित जेड इंटू जेड पर एक संबंध आर है। यदि और केवल यदि ए डी माइनस बी सी 5 से विभाजित है तब आर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा यहाँ से, देखो ए बी आर सी डी बराबर ए डी माइनस ए बी माइनस ए बी। एक मिनट देखो, हाँ क्या देगा, पहले तो चोट देखते हैं हम। माना मैंने दो ए बी समतुल्य के लिए आर ए बी लिए, तो चूँकि क्या हो जाएगा यहाँ से ए बी माइनस ए बी बराबर 0, अतः समतुल्य है, समतुल्य है। अब मैंने माना ए बी आर सी डी, चूँकि ए डी माइनस बी सी वो क्या है 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः बी सी माइनस ए डी 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित है। तो सी डी आर ए बी होगा, अतः ये क्या हो जाएगा सममित, सममित है, लेकिन संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है संक्रामक है क्वेश्चन, संक्रामक इसलिए नहीं है, देखो 3 1 आर एग्जाम्पल ले लेता हूँ 10 5, तो 10 5 10 5 आर 1 1, लेकिन 3 1 आर 1 1 से संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से सममित और समतुल्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समतुल्य और सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होती है। अशांत अनावर्ती संख्याओं की परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, उन्हें परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। जैसे उदाहरण ये परिमेय संख्या होती है, उदाहरण ले लो जैसे 1.414 2 1 3 1 5, तो पाई का मान ले लो, पाई 3.14 1 5, ये अशांत अनावर्ती संख्या आगे चलती रहती है, इन्हें कभी भी परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो ये संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 112 है,
निम्न में से रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर का मान है। तो होल स्क्वायर का मान देखो, होल स्क्वायर खोलो इसका, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा तो 4 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस ये बच गया 2, ये भी यहाँ पर एक आ जाएगा, रूट एक एक हो जाएगा 2, तो 2 2 4 1 2 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है, जब किसी संख्या को 893 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 193 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 47 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये हमें बताना है। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो देखो 47 का भाग देता हूँ 193 में, जो शेषफल होता है उसमें 47 का भाग देता हूँ, तो 193 में 47 का भाग दूंगे तो 47 चौक 188, कितना बचा 5 शेषफल, अतः शेषफल कितना है 5। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है, निम्न में से 243 की पावर n बटा 5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 इंटू 10 n की पावर प्लस 1 माइनस 1 का मान होगा। तो देखो 243 हमें दे रखा है, 243 की पावर n बटा 243 किसकी पावर होती है, 3 की पावर 5 243 होती है, तो 3 की पावर 5 n बटा 5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 2n, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 की पावर n, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन गुणा में समान घात हो तो ऊपर जुड़ जाती है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3 की पावर 2n प्लस n माइनस 1, तो ऊपर क्या बचेगा 3 की पावर 3n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 3n माइनस 1, तो माइनस 1 से 3n से 3n कर सकते ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 3 कितना जाएगा 9, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, संख्या 3.454545 को जब निम्नलिखित पदों में भिन्न के रूप में लिखा जाता है तब अंश व हर के का योग होगा। अंश और हर का योग क्या होगा, तो देखो 3 45 को क्या लिख सकता हूँ 3.45 का बार, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस 45 बट्टा 99, नीचे पॉइंट होता है बार होता है तो नीचे 9 आ जाता है। 3 से गुणा कराऊँ तो कितना हो जाएगा 3 और 45 जोड़ूँ तो टोटल बना के आ जाएगा 342 अपॉन 99, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 38 बटा 11। अंश और हर का योग कितना हो जाएगा, देखो ये तो अंश हो गया नीचे हर हो गया, तो योग कितना हो जाएगा 38 प्लस 11 और 9 49, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 116, बहुपद के शून्य के बारे में असत्य कथन बताना है। बहुपद का शून्य शून्य होना आवश्यक नहीं है, शून्य हो भी सकता नहीं, अशून्य होना हो भी सकता है या अशून्य होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुपद के शून्य शून्य के अलावा भी अन्य शून्य हो सकते हैं। तो आपका असत्य कथन क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से 12.6734 का बार का पी अपॉन क्यू के रूप में लिखना है हमें, तो क्या लिख सकता हूँ देखो 12.6734, और जो बार नहीं होता उसको घटा देते हैं -12.67, और जो बार होते हैं उसको नीचे लिख देते हैं, और जिन पॉइंट के आगे बार नहीं है तो उनके क्या लिख देते हैं 0 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा देखो 125467 बटा 9900, 125467 बटा 9900, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखो, क्वेश्चन नंबर 118 क्या है, x³ प्लस y³ बराबर 0, तो x प्लस y का मान होगा।
जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 0, तो एक्स प्लस वाई का मान पूछा है। तो देखो एक्स प्लस वाई का क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 0 दे रखा है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस वाई का क्यूब बराबर 3 एक्स वाई एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से क्यूब कटेगा तो कितना स्क्वायर बचेगा, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर आ गया 3 एक्स वाई। तो हमें पूछा एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा √3 XY। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखो, क्वेश्चन नंबर 119 4 की पावर 10 प्लस 7 की पावर, क्वेश्चन नंबर 119 4 की पावर 10 प्लस 7 की पावर 7 3 इंटू 16 की पावर 2 इंटू 11 इंटू 10 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या पूछी है हमें। देखिए अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 4 की पावर 10 को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 गुणा 2। 4 की पावर 10 को मैं ले सकता हूँ 2 गुणा 2 की पावर 10, 2 गुणा 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 16 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 11 इंटू 10 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 की पावर 2। तो कितना हो जाएगी, 2 की पावर 20 प्लस 7 की पावर 3, 16 कितना लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 8, यानी 2 की पावर 8 इंटू 11, 16 का स्क्वायर को 2 की पावर 8 लिख सकते 11 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो देखो 2 की पावर 20, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 2, 10 और 20 30, 2 की पावर कितना हो गया 30 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 11 और इंटू 5 की पावर 2। तो गुणनखंडों की कुल संख्या, खंडों की कुल संख्या, कुल संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ से, 30 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, 33 और 1 34 से 2 36। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 36, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 120 क्या है, एक्स प्लस 1 तथा एक्स माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस 2 एक्स माइनस 6 के गुणनखंड है हो, तो बी व ए का मान क्रमशः होगा, बी और ए का मान क्रमशः क्या होगा। तो देखो मान लो मैंने माना एक्स बराबर क्या हो जाएगा -1 और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 बराबर 0 मान, तो एक्स बराबर 2 प्लस का 2। देखो एक्स बराबर -1 रखो समीकरण में, तो क्या आ जाएगा, देखो -1 रखूँगा तो कौन सा समीकरण, इसमें एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस 2 एक्स माइनस 6, एक्स बराबर -1 रखूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो -1 का क्यूब प्लस ए प्लस 1 -1 का स्क्वायर माइनस बी माइनस 2 -1 माइनस का 6। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, -1 का क्यूब माइनस का 1 प्लस ए प्लस 1 और माइनस से गुणा कर दूंगा तो माइनस माइनस प्लस का बी हो जाएगा, प्लस का 2 है तो माइनस से गुणा कर माइनस का 2 और माइनस का 6। तो देखो यहाँ से कितना बचा अब आगे, -1 से +1 कैंसिल हो गया, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 8, ए प्लस बी माइनस का 6 और माइनस का 2 बराबर 8, माइनस का 8 बराबर करूँगा तो
माइनस का प्लस का 8 हो जाएगा। यह हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 1। दूसरा x बराबर 2 रखो समीकरण में, तो अपना क्या आ जाएगा, देखो 2 की पावर 3 8 प्लस 4 है प्लस 4 माइनस का 2b प्लस का 4 माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 6 8 4 4 8 16 16 में से 6 गया माइनस चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 प्लस का 4 है माइनस का 2b इक्वल टू 0। 2 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा 2a माइनस का b और बराबर कर दूंगा माइनस का 10% है तो माइनस का 5। अब देखो समीकरण 1 और 2 से a और b का मान निकाल लीजिए। समीकरण 2 1 और 2 से यदि इनको जोड़ूं तो 3a बराबर कितना आ जाएगा अपना 3, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1। a बराबर 1 है तो b बराबर कितना आ जाएगा 7। तो a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर 7 आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, दिए गए चित्र में यदि पी क्यू समांतर है आर एस की, कोण एम एक्स क्यू बराबर 135 है और कोण एम वाई आर बराबर 40 डिग्री है, तब निम्न में से कोण एक्स एम वाई का मान क्या होगा। समांतर रख दो, इसको समांतर मान लो। देखो यहाँ से ये 135 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना बचेगा 180 माइनस 135 45 डिग्री। तो ये 45 है तो यहाँ वाला भी कितना होगा 45 डिग्री और इधर 40 है तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा 40। देखो ये कौन है, ये 135 दिया हुआ है तो ये कितना बचेगा अपना 45। ये 45 है तो ये वाला कितना होगा 45 और ये 40 है तो ये वाला कितना होगा 40। तो हमें ये वाला कौन ही पूछा पूरा, तो 45 प्लस 40 कितना हो जाएंगे 85। तो आपका आंसर हो जाएगा 85 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 122 देखो, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज आर पी क्यू के सर्वांगसम नहीं है तब निम्न में से असत्य है, असत्य पूछा है। तो देखो असत्य क्या हो जाएगा, नहीं है। बी सी है ना, कभी भी बराबर नहीं होगा किसी पी क्यू के, बी सी है पी क्यू के बराबर नहीं होगा, तो असत्य कहते हैं कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 123, ये ए वर्ग ए बी सी डी में विकिरण बिंदु ओ पर मिलते हैं तब त्रिभुज ए ओ बी है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज परंतु समकोण त्रिभुज नहीं, विषमबाहु या समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, देखो ए बी सी डी वर्ग है, ए बी सी और डी एक वर्ग है और विकिरण बिंदु ओ पर मिलते हैं। दोनों के विकिरण कहाँ पर मिलते हैं, बिंदु ओ पर मिलते हैं। ठीक है, यदि ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है तो ये कितने पे हो जाएगा 90 डिग्री और कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये त्रिभुज कौन सा होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 देखो, क्वेश्चन नंबर 102 में दिए गए चित्र में यदि पी ए और पी बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि कोण ए पी बी बराबर 50 डिग्री, तब निम्न में से कोण ए ओ बी का मान है। कोण ए ओ बी का मान पूछा है। तो देखो हमेशा ये 50 डिग्री है तो कोण ए ओ बी का मान कितना होगा 25। यदि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है तो ए ओ बी कितना बचेगा यहाँ पर 25 डिग्री बचेगा। कैसे, क्योंकि 1/2 होता है कोण ए पी बी बराबर कोण ए ओ बी, ए ओ बी का आधा होता है ये, तो ए ओ बी का आधा होता है ये कोण, तो कितना डिग्री हो जाएगा 25 डिग्री। तो आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 125 क्या है, ए बराबर कोष्टक √3 + 1 की पावर 7 है। तो महत्वपूर्णांक ए बराबर है, जहाँ हमें पूछा महत्वपूर्णांक ए बराबर कितना होगा। तो देखो हमें दे रखा है √3 + 1 की पावर 7। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7×0 √3 की पावर 7 1 की पावर 0 प्लस 7×1 √3 की पावर 6 1 की पावर 1 प्लस 7×2 √3 की पावर 5 1 का होल स्क्वायर। और आंसर इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, क्योंकि √3 - 1 की पावर 7 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 7×0 √3 की पावर 7 1 की पावर 0 माइनस 7×1 √3 की पावर 6 1 की पावर 1 प्लस एंड सोल्व इनफिनिटी। समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। तो यहाँ से देखो, यदि मैं समीकरण 1 और 2 समीकरण 1 व 2 से यदि √3 + 1 की पावर 7 माइनस √3 - 1 की पावर 7, तो अपना क्या बच जाएगा, ऐसे 2 कोष्टक 7×1 √3 की पावर 6 प्लस 7×3 √3 की पावर 4 प्लस 7×4 5 7×5 √3 की पावर 2 प्लस 7×7 √3 की पावर 0। तो यहाँ से अपना आ जाएगा, देखो 2 7×1 √3 की पावर 6 का मान कितना हो जाएगा अपना 189। और दूसरा 7×3 √3 की पावर 4 का मान हो जाएगा अपना 315 प्लस 7×5 √3 का स्क्वायर का मान हो जाएगा 63 और 7×1 √3 की पावर 1 का हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखो टोटल मान कितना आ गया, टोटल जोड़ के 2 से गुणा करूँगा तो हो जाएगा यहाँ पर 1136। और हमें देखा जाए, क्योंकि हमें दे रखा है 0 < √3 - 1 < 1, तो 0 < √3 - 1 की पावर 7 < 1। अतः ऐसे देखो √3 + 1 की पावर 7 बराबर कितना हो जाएगा अपना 1136 प्लस √3 - 1 की पावर 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1136 आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 1136, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 126 क्या है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। तो h बराबर देख कितना दे रखा है हमें 16 सेंटीमीटर, r बराबर हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो l स्क्वायर बराबर होता है अपना h² + r²। तो l बराबर कितना आ जाएगा √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो l बराबर कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर 256 144 400। तो l बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना क्या होता है, πr/l। पाई का मान कितना है 3.14 इंटू त्रिज्या का मान 12, एल का मान हमारा आ गया 20। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 127। किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है और इस पर पेंट किया जाना है। यदि इस अर्ध गोले के आधार की परिधि 17.6 मीटर है तो 5 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट कराने का व्यय याद करना है हमें। तो देखो केवल गोलाकार पृष्ठ का ही पेंट होगा,
तो हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। तो देखो आधार की परिधि क्या हो जाएगी, देखो आधार की परिधि क्या हो जाएगी अपनी 17.6 मीटर। तो 2 पाई r बराबर कितना हो गया परिधि 17.6 मीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 17.6 बटा 2 इंटू 22/7 यानी 22 ऊपर 7 चला जाएगा। तो यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से r का मान आ जाएगा अपना 2.8 मीटर। अब देखो भवन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 2 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू r 2.8 इंटू 2.8। तो 2.8 7 चौ 28.4 और गुणा करूँगा टोटल आ जाएगा आपका मान 49.28 मीटर स्क्वायर, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नहीं रुपये निकालना है, ये तो 27 मिनट वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो आगे देखो यहाँ से आपको 100 सेंटीमीटर पेंटिंग की लागत 5 रुपये दे रखी है हमें। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो पेंटिंग कर रहे हैं उसकी लागत दे रखी है हमें 5 रुपये। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंटिंग की लागत क्या हो जाएगी, 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500 रुपये। तो हमें देखो 49.28 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग की लागत याद निकलनी है। तो गुणा करूँगा मैं 500 इंटू 49.28 मीटर स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा अपना 24,640 रुपये। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 24,640। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 128 क्या है, एक चतुर्भुज का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है एवं विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों पर डाले गए लंबों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। और तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करना है हमें। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो 1/2 विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है हमें 10, लंबों का योग विकर्ण के लंबों का योग डाले के लंबों का योग है 4 + 6। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/2 10 इंटू 10 5 यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, कमरे की लंबाई 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। देखो कमरे की लंबाई कितनी है, लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 9 मीटर, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है अपनी 8 मीटर। तो कमरे में अधिक से अधिक रखी जाने वाली छड़ी कमरे के विकर्ण के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, विकर्ण के बराबर। तो विकर्ण कमरे का विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट लंबाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर तो देखो यहाँ से रूट 12 का स्क्वायर 144 और चौड़ाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर 8 है 64 प्लस 81 चौड़ाई का स्क्वायर 81, टोटल आ जाए 289। 289 स्क्वायर रूट किसका होता है 17 का, तो 17 मीटर। तो छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 17 मीटर लंबी छड़ होगी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 130, किसी शंकु की ऊंचाई और तिरिक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन याद करना है हमें। तो शंकु का देखो एल कितना होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है हमारा
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो आर बराबर देखो यहाँ से आर का मान हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ऊंचाई दे रखी है और तिर्यक की ऊंचाई दे रखी है। तो आर बराबर तिर्यक की ऊंचाई 28 है तो 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो आर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 7√7। तो देखो आयतन, देखो हमें आयतन याद करना है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो देखो 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 7√7 इंटू 7√7 और ऊंचाई कितनी है हमारी 21। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 7 आ जाएगा, ये 7 7 49 और इंटू 7 √7 7 हो जाएगा 22। तो यहाँ से हो जाएगा 22 इंटू 49 इंटू 7। तो इन सबको गुणा करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा, आयतन कितना आ जाएगा अपना 7546 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 7546 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 3। अब टीचिंग मेथड की क्वेश्चन आ गया आगे। टीचिंग मेथड के क्वेश्चन करते हैं अब हम। गणित उस मानव चिंतन का प्रतिबल है जो अनुभव से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। उपयुक्त कथन किस गणित की है? तो ये है आइंस्टीन महोदय की। कौन सी, किसकी परिभाषा है? आइंस्टीन महोदय की। 31 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 32 है गणित की उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति है। ये कथन दिया था अपने नेपोलियन महोदय ने, ऑप्शन नंबर 2। गणित की उन्नति ही राष्ट्र की उन्नति है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है अपना? 33 है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से गणित की प्रकृति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। गणित की प्रकृति के बारे में सत्य कथन बताना है। तो 33 में आ जाएगा, देखो गणित अमूर्त विज्ञान, सही। गणित अमूर्तता की ओर लक्ष्य करता है, ये भी सही है। मूर्त प्रत्ययों की अमूर्त रूप में व्याख्या नहीं करता, अमूर्त रूप से मूर्त रूप में व्याख्या करता है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही। क्वेश्चन नंबर देखो 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्न में से गणित विषय की एक शाखा के विभिन्न प्रकरणों का एक से दूसरे से संबंध कहलाता है। एक से दूसरे से संबंध कहलाता है संपार्श्विक सहसंबंध, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए। क्वेश्चन नंबर 135 है अपना, निम्न में से द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के नाम से जाने जाते हैं। इस नाम से कौन जाने जाते हैं? भास्कर आचार्य द्वितीय या श्री रामानुजन या आर्यभट्ट रामानुजन या आर्यभट्ट प्रथम। तो इस नाम से जाने जाते हैं अपने श्री रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। क्वेश्चन नंबर 136 क्या है आपका? निम्न में से गणित शिक्षण के मौलिक उद्देश्यों का वर्गीकरण संबंधित श्रेणियां है। मौलिक उद्देश्यों संबंधित वर्गीकरण संबंधित श्रेणियां कौन सी है आपकी? किससे संबंधित श्रेणियां? व्यवसायिक उद्देश्य भी है, सामाजिक उद्देश्य भी है और नैतिक उद्देश्य भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों सही है। तो कौन से ऑप्शन में? 4 नंबर में, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 137, विद्यार्थी दिए गए चार्ट, ग्राफ और डेटा की व्याख्या कर सकते हैं। उपरोक्त कथन संबंधित है, ज्ञान से है कि अवबोध से है, कौशल से है, अनुप्रयोग से है। तो ये कथन आपका अवबोध से संबंधित है। किससे संबंधित है? अवबोध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए। क्वेश्चन नंबर 138 क्या है आपका? विद्यार्थी की राय का सम्मान करते हैं। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? तो विद्यार्थी दूसरों की राय का सम्मान करते हैं। उपरोक्त कथन संबंधित है अभिवर्ती से, मूल्यांकन से, अभिरुचि से या प्रशंसा से। तो ये अपना अभिवर्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? अभिवर्ती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए। विद्यार्थी गणितीय गणना को शुद्धता एवं गति के साथ कर सकेंगे। उपरोक्त कथन किसका है? संबंधित है ज्ञान से, अवबोध से या कौशल से, अनुप्रयोग से। तो 139 में हो जाएगा आपका, ये कौशल से संबंधित है। गणितीय गणना और शुद्धता की गति के साथ कर सकेंगे, यदि उनको कौशल होगा तभी कर सकेंगे। तो कौशल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए। क्वेश्चन नंबर 140 है, 1729 एक छोटी से छोटी संख्या है। इसे दो संख्याओं के गणों के रूप में
दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। 1 की क्यूब प्लस 12 की क्यूब 27 9 की क्यूब प्लस 10 की क्यूब भी 27। इस 27 संख्या को कहा जाता है, कौन सी संख्या कहा जाता है? रामानुज नालिकर संख्या या रामानुज हार्डी संख्या या भास्कराचार्य नालिकर संख्या या भास्कराचार्य हार्डी संख्या? तो कौन सी संख्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है रामानुज हार्डी संख्या, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 क्या है आपका? RCEM उपागम के अनुसार मानसिक प्रक्रिया परिकल्पना को स्थापित करना उद्देश्यों की कौन सी श्रेणी के अंतर्गत शामिल है? ज्ञान में शामिल है, समझ में शामिल है, या प्रयोग में शामिल है, या सृजनात्मकता में शामिल है? तो ये आपका शामिल है किसमें? प्रयोग में, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता? उद्दीपक नहीं आता, समन्वय नहीं आता, स्वाभाविकरण नहीं आता, या अनुक्रिया नहीं आता? तो कौन सा घटक नहीं आता यहाँ पर? यहाँ पर ऑप्शन अनुक्रिया नहीं आता है क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए। क्वेश्चन नंबर 143 क्या है? ब्लूम द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को 2001 में किसने संशोधित किया? 2001 में किसने संशोधित किया था? मंग ने किया था, लेविस ने किया था, एडरसन किया था, या एडलर ने किया था? तो 143 में आपका आंसर हो जाएगा एडरसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए। क्वेश्चन नंबर 144 आपका निम्नलिखित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम एवं मॉरिसन उपागम से के समान है? तैयारी, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या सामान्यीकरण? कौन सा समान है? तो ये प्रस्तुतिकरण समान है। हर्बर्ट उपागम और मॉरिसन उपागम में प्रस्तुतिकरण समान है। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए। निर्णयवादी पाठ्यचर्या विकास करने वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? विषय केंद्रित पाठ्यचर्या, अधिगम, परिवेश या अनुभव? कौन सा सही है? तो आपका हो जाएगा 45 में। देखो विषय केंद्रित पाठ्यचर्या तो नहीं होता, आधा अधिगम, परिवेश और अनुभव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 45 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 146। रचनावाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है सरलीकृत करने वाला, प्रशासक, या टोली नामक, या निर्देशक? तो 146 में क्या हो जाएगा आपका? सरलीकृत करने वाला। निम्न में से हरीस्टिंग विधि के संबंध में असत्य कथन बताना है। हरीस्टिंग विधि के बारे में असत्य कथन बताना है। इस विधि के प्रवर्तक प्रोफेसर HR आर्मस्ट्रांग थे, सही है। हरीस्टिंग शब्द की उत्पत्ति गीत शब्द हरीस्टिको से हुई है, ये भी सही है। हरीस्टिको का अर्थ कार्य करना नहीं होता है। छोटे स्तर की कक्षाओं के लिए विधि उपयुक्त नहीं है, सही है। तो असत्य कथन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 148 देखो। प्रोजेक्ट विधि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? जो प्रोजेक्ट विधि है किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? आदर्शवाद पर है, प्रकृतिवाद पर है, या प्रयोजनवाद पर है, या यथार्थवाद पर है? तो ये कौन से वाद पर प्रस्तावित है? प्रयोजनवाद पर प्रस्तावित है दार्शनिक विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए। निम्न में से पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन का चयन करना है हमें। तो ये स्वाध्याय समूह अध्ययन दोनों की विधि है, सही कथन है ये। इस विधि को सभी विषयों के शिक्षण में प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रेक्षक विधि को सभी शिक्षण में प्रयुक्त किया जा सकता है। एक विधि खर्चीली विधि भी है। तो ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर और अंतिम क्वेश्चन आपका 150वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पृष्ठ शाख या विक्रमित अनुदेशन से संबंधित है? त्रुटि पृष्ठ, गृह पृष्ठ, या मुख्य पृष्ठ, या अंतिम पृष्ठ? तो ये कौन सा आपका? ये तो त्रुटि पृष्ठ और एक अंतिम पृष्ठ गृह पृष्ठ विक्रमित अनुदेशन से संबंधित है। त्रुटि पृष्ठ और गृह पृष्ठ, ऑप्शन नंबर 1 और 3 देखो कौन से में? ऑप्शन नंबर 4 सही है। आप ये पेपर आप देना चाहते हो तो ये हमारा चैनल है, पेपर एनालिसिस पॉइंट टेलीग्राम चैनल है। ये यूट्यूब की लिंक आ गई यहाँ पर, ये कंप्लीट हो चुका है। टेलीग्राम चैनल है अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट के नाम से। उस चैनल पर सभी क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं। पेपर देखकर आप अपना आकलन कर सकते हैं। सॉल्यूशन में यूट्यूब पर करवा रहा हूँ आपको, और पेपर का देख के सॉल्यूशन करते हो ना, तभी आपकी तैयारी एक उच्चतम स्तर पर पहुँचती है। यदि आप पेपर दे देते हो, बाकी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन नहीं करते हो, आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो नहीं देखते ना आप, उसके पीछे आप पीछे रहने का बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो टेस्ट सीरीज के बिना आप अपना आकलन नहीं कर सकते।
टेस्ट सीरीज दीजिए और उसका आकलन और सॉल्यूशन जरूर कीजिए उसका पूरा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।